अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज दानिश रज़ा, यू आर वाचिंग फिजिक्स लर्निंग विद डीआर। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और उसके हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम जो हैं वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो हम देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है? वो कहता है आपके पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, आप एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 256 हर्ट्ज है और इस वाले की फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है कि कितनी है, इसकी आपको पता है। अब हमने पढ़ा था कि जो आपको बीट्स सुनाई देती हैं वो दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ठीक है। जितना डिफरेंस होगा वो आपको उतनी बीट्स सुनाई देंगी। अगर डिफरेंस 10 से ज़्यादा चला जाएगा तो आप बीट्स क्लियर नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपको अभी आपने लोडिंग नहीं की तो आपको 3 बीट सुनाई दे रही हैं और लोडिंग करने के बाद आपको जो बीट सुनाई दे रही थी 3, वो 3 के बाद एक रह गई है, एक बीट आपको सुनाई दे रही है। तो अब आप बताएं कि F2 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके लिए देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क गिवन है लोडिंग से पहले। लोडिंग का मतलब होता है ट्यूनिंग फोर्क को एक रबर बैंड के साथ हम अटैच करते हैं तो इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लोडिंग इस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम उसका वैक्सिंग करते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं रबर बैंड के साथ, तो उससे उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो जब हमने लोडिंग नहीं की तो इतनी फ्रीक्वेंसी थी, देखें जब लोडिंग की तो बीट्स आपको इतनी सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोडिंग के साथ लोडिंग करने से आपके पास जो ये बीट्स हैं वो कम हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल के दें, तो उसके लिए हमने पढ़ा था दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ बीट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस माइनस n, इसको रीअरेंज किया हमने। F1 हमें गिवन है 256 प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब है कि ये 259 भी हो सकता था, 253 भी हो सकता था। अब अंडरस्टूड सी बात है कि लोडिंग करने से हमारे पास जो बीट्स है वो कम हुई है, 1 हर्ट्ज रह गई है। इसका मतलब है कि इस ट्यूनिंग फोर्क को जब आपने लोड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हुई, वो 255 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, 53 भी हो सकती है। अब इन दोनों आंसर में से आंसर कौन सा वाला ठीक होगा? वो ये वाला आंसर ठीक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं करूं 254 माइनस 253 दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया लोडिंग से फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो इस वजह से हमारा ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है। न्यूमेरिकल नंबर 8 इंतहाई इजी है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन इस वजह से होती है कि डॉपलर इफेक्ट वाला आ जाता है। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, मैंने आपको बताया था, जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज होती है और वेवलेंथ के चेंज होने से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता था। तो यहाँ पे सोर्स वाला सीन है, सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। देखिए वो कहता है कि हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो Q कहा उसने, दूसरे को कहा कि वो P है। P गाड़ी का जो ड्राइवर है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक ही इसी डायरेक्शन में मोटरवे पे चल रहे हैं और P वाला जो है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वो पर मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब होता क्या है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही रोड पे जा रहे हैं, तो ये जो क्यू की गाड़ी का जो ड्राइवर है ये हॉर्न ब्लो करता है, हॉर्न बजाता है। तो ये जो हॉर्न बजता है इस पी वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको इस हॉर्न की जो आवाज सुनाई देती है, यानी कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि इस ड्राइवर को सुनाई दी वो 830 हर्ट्ज सुनाई दी, यानी कि ऑब्जर्वर को जो इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सुनाई दी वो 830 हर्ट्ज है, यानी कि जो एफ ऑफ पी है वो एफ ऑफ ओ है बेसिकली, ठीक है। और ये 830 हर्ट्ज आ गई। अब वो कहता है कि आप बताएं कि इस ड्राइवर को तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस गाड़ी के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी इतनी सुनाई दी, क्या एक्चुअल में भी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही थी? एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सोर्स जो है ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो इसको इस वाली गाड़ी के ड्राइवर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दी कि ज्यादा होगी, इसने जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इसने इस हॉर्न बजाया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल इससे कम होगी, और ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे आप उसको देखेंगे भी कि हमारा आंसर जो है वो कम होगा। उसकी सीधी सी रीजन ये है कि जब सोर्स मूव कर रहा होगा वेवलेंथ जो है वो कम होगी, अगर वेवलेंथ जो है वो कम होगी, तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अब
सिंपल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसने दे दी हमें 30 हर्ट्ज है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो क्यू की ड्राइवर की थी वो एफ ऑफ एस है, जिसको हम एफ ऑफ क्यू कह रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड ये उसने दी हुई है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो क्यू वाली गाड़ी है ये इस वाली गाड़ी से कितना कम या कितना ज्यादा स्पीड से चल रही है, या इस गाड़ी की स्पीड इस गाड़ी के लिहाज से कितनी है। तो उस स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। देखें ये 20 है तो ये 8 है, तो 20 माइनस 12 तो 8 मीटर पर सेकंड का इनके दरमियान डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। क्यू यू ऑफ एस मैंने इसको कह दिया कि सोर्स की वेलोसिटी जो क्योंकि ये हमारे पास क्यू जो है वो सोर्स है, और यू ऑफ क्यू यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है माइनस यू ऑफ पी इसकी वेलोसिटी। तो इन दोनों को मैंने जब सबट्रैक्ट किया तो 20 माइनस 12 हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब मुझे फॉर्मूला लगाते वक्त ये सोचना है कि मेरा केस कौन सा बन रहा है, क्योंकि हमने डॉपलर इफेक्ट में 4 केसेस पढ़े थे। 4 पहले वाले तो नहीं बन रहे क्योंकि उनमें तो ऑब्जर्वर मूव करता था सोर्स की तरफ, यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर वो वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था एफ ऑफ ओ यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस से ग्रेटर हो जाती है, तो एफ ऑफ ओ इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस यू ऑफ एस इनटू एफ ऑफ एस। यू ऑफ एस क्या है, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली है। ये वी क्या है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये भी दी हुई है। एफ ऑफ ओ क्या है, एफ ऑफ ओ 830 हर्ट्ज है, वो भी दिया हुआ है। फिर रह क्या गया एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस बेसिकली क्या है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जिसको हमने एफ ऑफ क्यू कहा है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को रीराइट करेंगे। एफ ऑफ ओ को हम एफ ऑफ पी भी कह सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको एफ ऑफ पी लिख दिया, और एफ ऑफ एस को हम एफ ऑफ क्यू कहेंगे, तो मैंने इसको उन्हीं नोटेशन से रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें आपके न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट किया गया है। एफ ऑफ पी की वैल्यू देखें हमें गिवन है कितनी, 830 को पुट कर दी। बी की वैल्यू 340 गिवन है, अगेन 340। यू ऑफ एस अभी हमने निकाला 8 मीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 340 अपॉन 332। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 340 830 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 332 अपॉन 340, ठीक है। और एफ ऑफ क्यू जो हमारे पास आया ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास 810.4 हर्ट्ज आ गया। तो यहां से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे कम होगी, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होगी। इसकी रीजन क्या थी कि सोर्स जो था वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, और अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था तो वेवलेंथ छोटी होने की वजह से एफ जो है वो ग्रेटर हुआ, इस वजह से जो पी का ड्राइवर था उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जी न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहता है कि एक ट्रेन जो है बिफोर इट सेट्स ऑफ प्लेटफॉर्म से चलने से पहले, बिफोर इट सेट्स ऑफ प्लेटफॉर्म से रवाना होने से पहले हॉर्न बजाती है, और वहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था। उस ऑब्जर्वर को जो उस हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1200 हर्ट्ज थी। अब सवाल ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है या फिर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो बात अंडरलाइन करने वाली है, बिफोर इट सेट्स ऑफ, भी वो रवाना नहीं हुआ, सोर्स तो मूव ही नहीं किया, ना ही तो सोर्स मूव किया, ना ही तो ऑब्जर्वर मूव किया, कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो उसने रवाना होने से पहले हॉर्न बजाया, उस वक्त जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। और वो कितनी वैल्यू दी हुई है उसकी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न दैट इज 12 हर्ट्ज। अब क्या हुआ, इसके बाद वो जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हो गई। अब जब वो चलना शुरू हुई, जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म को लीव किया तो उसने कुछ दूर जाने के बाद 50 सेकंड्स के बाद उसने दोबारा से हॉर्न बजाया, लेकिन अब जो हॉर्न की आवाज़ उस ऑब्जर्वर को सुनाई दी जो वहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, अब उसको उतनी ही आवाज़ सुनाई नहीं थी जितनी पहले सुनाई दी थी। इसका मतलब है अब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो आवाज़ भी कम सुनाई देगी। अगर आवाज़ कम सुनाई दे रही है तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ गई, रिलेटिव मोशन की वजह से जो है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट आएगा, और डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आ जाएगा। जब उसने 50 सेकेंड
के बाद, प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद जब उसने हॉर्न बजाया तो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दी, तो इस वजह से ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। मुझे कैसे पता चला कि ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि ये उसने रवाना होने से पहले हॉर्न बजाया था, तब ऐसा इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई। ये उसने सेट ऑफ होने के बाद 50 सेकंड के बाद। अब स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, टाइम उसने दे दिया 50 सेकंड। उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे ये पूछा है कि आप बताइए कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी 50 सेकंड के बाद। उस ट्रेन की स्पीड 50 सेकंड के बाद क्या होगी? दूसरा सवाल उसने ये पूछा कि आप ये भी बताएं कि 50 सेकंड के बाद उसने कितना फासला तय कर लिया होगा। ट्रेन की बात है, तो सिंपल सा केस है। देखें भाई, आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो वहीं पे है, लेकिन सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है? अवे मूव कर रहा है, दूर जा रहा है। ट्रेन जो थी, जो प्लेटफॉर्म से जो मैं ऑब्जर्वर अगर खड़ा हूं तो ट्रेन मेरे से दूर जा रही है। ट्रेन मेरे से दूर जा रही है तो वेवलेंथ बड़ी हो रही है। अगर तो वेवलेंथ बड़ी हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब है अब ये जो फ्रीक्वेंसी कम हुई है, इस वजह से हम इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चौथा केस यूज करेंगे, जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो अवे मूव करता था, सोर्स जो है वो अवे मूव करता था ऑब्जर्वर से। तो f प्राइम इज इक्वल टू f प्राइम अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, f जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, u ऑफ s क्या है? u ऑफ s वो स्पीड है जिससे वो ट्रेन 50 सेकंड्स के बाद ट्रैवल कर रही है, जिस स्पीड से वो चल रही है। u ऑफ s हमें कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज गिवन है, f प्राइम भी गिवन है 1140, f गिवन है 1200, b गिवन है 340। वैल्यूज पुट की, u ऑफ s के लिए इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये, इसको रीअरेंज करेंगे, ये 1140 डिवाइड हो जाएगा जाके, u ऑफ s आया, इसको सॉल्व कीजिए पूरे एक्सप्रेशन को, 357.89 आ गया। u ऑफ s कैलकुलेट करना है, 340 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 17.89 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे दो बातें इस तरह से हैं कि जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, जब ट्रेन अभी चलना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0 थी। लेकिन अब जो ट्रेन है वो चल रही है, अब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि उसकी वेलोसिटी अब कितनी है? इतनी है। इसका मतलब है कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी, s इज इक्वल टू vt। लेकिन यहाँ पे मैं खाली v यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले ट्रेन की वेलोसिटी 0 थी, अब इतनी है, तो मैं एवरेज लूंगा। तो एवरेज लिया हमने, पहले वेलोसिटी 0 थी, अब इतनी वेलोसिटी है, 2 से डिवाइड किया, 8.95 आ गया। तो 50 सेकंड्स के बाद v एवरेज जो है वो 8.95 होगी। 50 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस लगाई, s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आंसर आ गया 448 मीटर पर सेकंड। यानी कि 50 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड होगी इतनी और एवरेज स्पीड होगी इतनी, और वो 448 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। Next one is the numerical number 10। numerical number 10 में कहता है कि आपके पास एक फेंट गैलेक्सी है। आपने डॉपलर इफेक्ट में दो बातें पढ़ी थी, एक ब्लू शिफ्ट और एक रेड शिफ्ट। अगर तो कोई गैलेक्सी या कोई स्टार आपकी जमीन से अवे मूव कर रहा है तो आपको रेड शिफ्ट मिलता था। अगर आप कोई स्टार या कोई गैलेक्सी आपकी जमीन की तरफ मूव कर रही थी तो आपको ब्लू शिफ्ट मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसमें कहते हैं कि हमारे पास एक गैलेक्सी है जिसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब हमने मेजर किया तो उनमें से एक स्पेक्ट्रल लाइन को हमने कैल्शियम अल्फा लाइन पाया, जिसकी वेवलेंथ उसने दे दी 478 नैनोमीटर। अब कहता है कि इसी सेम गैलेक्सी का जब हमने लेबोरेटरी में वेवलेंथ मेजर की तो हमारे पास एक्चुअल जो वेवलेंथ आई वो आई 397 नैनोमीटर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ओरिजिनल वेवलेंथ कौन सी है और जो मैंने मेजर की है वो अपरेंट है या नहीं है। सबसे पहले देखें, जो आप लेबोरेटरी में मेजर करेंगे वो ओरिजिनल होगी। जो आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मेजर की है वो आपको अपरेंट वेवलेंथ मिलेगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे डॉपलर शिफ्ट आपको मिलेगा, वहां पे ब्लू शिफ्ट भी हो सकता है, रेड शिफ्ट भी हो सकता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये वेवलेंथ जो है वो बड़ी है इस वेवलेंथ की निस्बत।
अगर वेवलेंथ बड़ी हो रही है तो इसका मतलब है जो गैलेक्सी है वो हमारे स्टार से अवे मूव कर रही है। ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा, अगर ये आपकी अर्थ है तो वो गैलेक्सी जो है, डेड गैलेक्सी, अगर ये पहले गैलेक्सी थी आपकी, अब वो गैलेक्सी जो है वो आपके स्टार से अवे मूव कर रही है, इसी वजह से तो आपकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी हो रही है। ठीक है, ये सीन होगा यहाँ पे। तो अब वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट उसने खुद से दे दी c इज इक्वल टू v, यानी कि क्वेश्चन में जहां पे v आएगा उसको हम c से रिप्लेस कर देंगे, और हमें ये पता है कि 3×10⁸ के इक्वल होता है। तो अब वो आपसे दो बातें पूछ रहे हैं, वो कह रहा है आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैलेक्सी है ये जमीन की तरफ मूव कर रही है या जमीन से अवे मूव कर रही है। आपसे सवाल ये पूछ रहा है। अब दूसरा सवाल, पहला जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जमीन से अवे मूव कर रही है, तो आप बताएं कि अगर मूव कर रही है तो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। दो बातें उसने आपसे पूछी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें, हमें दो वेवलेंथ उसने दे दी है, एक ओरिजिनल वेवलेंथ दे दी है, एक एपरेंट वेवलेंथ दे दी है। तो अगर मैं डॉपलर इफेक्ट यूज करता हूं तो मुझे वहां पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी से डील करना पड़ता है। इसका मतलब है मैं इन वेवलेंथ्स को यूज करके मैं सबसे पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूंगा, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो मेरी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से छोटी या बड़ी हुई तो हम देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट आया है, अगर बराबर हुई तो इसका मतलब है कोई शिफ्ट नहीं आया। तो देखते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल वेवलेंथ के लिए लैम्डा और इसकी फ्रीक्वेंसी f होगी, इसकी स्पीड जो है वो v होगी, तो मैंने v इज इक्वल टू f लैम्डा यूज कर लिया। यहाँ से मैंने f निकाला, दैट इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। v हमें गिवन है 3×10⁸, लैम्डा हमें 397 10⁻⁹। इसको सॉल्व किया तो f 7.56 10⁻14 हर्ट्ज हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो इस ओरिजिनल वेवलेंथ के अगेंस्ट हमें मिली है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि अभी हमने f निकाला है और लैम्डा निकाला है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एपरेंट क्या होगी, यहाँ पे v इज इक्वल टू f प्राइम लैम्डा प्राइम हम लिखेंगे। क्यों प्राइम, क्यों, क्योंकि इससे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ये प्राइम का सिंबल यूज कर लिया। f प्राइम इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा प्राइम। तो लैम्डा प्राइम हमें एपरेंट वेवलेंथ दी हुई है, v की वैल्यू भी दी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट के इसको सॉल्व किया, 6.28 10⁻40 आ गया। अब देखें जरा, ये f प्राइम वाली जो वेवलेंथ है वो छोटी है, जबकि f वाली वेवलेंथ है वो बड़ी है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जी अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये वाली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बड़ी आ रही है और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी के कम होने का मतलब ये है कि अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ बड़ी हो रही है। और वेवलेंथ कब बड़ी हो सकती है, जब आप जमीन की तरफ आ रहे हो उस वक्त तो वेवलेंथ छोटी होगी, जब आप जमीन से अवे मूव कर रहे होंगे, जब आप गैलेक्सी जो है वो अवे मूव कर रही होगी जमीन से, तब आपकी वेवलेंथ जो है आपको बड़े वाली वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, जब आप जमीन की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको छोटी वेवलेंथ मिल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम कह सकते हैं चूंकि हमारा जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो छोटी है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एपरेंट वेवलेंथ है ये वाली वेवलेंथ है ये बड़ी है, ये इस वाली वेवलेंथ है, तो हमारे पास जो गैलेक्सी है वो अवे मूव कर रही है हमारे प्लैनेट अर्थ से या हमारे स्टार से। ठीक है जी। दूसरी बात, अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर ये अवे मूव कर रही है तो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे फोर्थ केस अगेन यूज कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट का, जिसमें हम कहते हैं कि सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा होता है ऑब्जर्वर से। क्यों सोर्स अवे मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी वेवलेंथ हमने मेजर की है ना, तो ये सोर्स है ना, ये हमारा ऑब्जर्वर था, तो ये अवे मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे लगेगा। अब तो v f prime is equal to v upon v plus u of s। सिंपल सा रिलेशन याद रखने का तरीका क्या, अगर तो अवे मूव कर रहा है तो नीचे बटे में प्लस आता है, अगर आपकी तरफ मूव कर रहा है तो माइनस आता है। तो f प्राइम हमने निकाल ली, यहाँ से ये आ गई, f भी निकाल लिया, दोनों वैल्यूज पुट की। v जो कि मैंने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये देखें f प्राइम पुट कर दी वैल्यू, f की वैल्यू पुट कर दी, v की जगह पे c वाली वैल्यू पुट कर दी, u ऑफ s हमें कैलकुलेट करना है। इसको रीअरेंज किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाके डिवाइड किया, 10⁻14 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, 3×10⁸ 7.56 अपॉन 6.28,
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास u ऑफ s आएगा 6.12 10⁻7 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ जी, मतलब ये हुआ कि हमारी जो गैलेक्सी है वो हमारे स्टार से अवे मूव कर रही थी, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही थी, 6.12 10⁻7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 जो न्यूमेरिकल्स नहीं हुए वो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की हुई उनका फ़ायदा हो सके। अल्टीमेट हमारा पर्पज़ यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकें, और किसी का भी अगर हमारी वजह से कुछ फ़ायदा होता है तो हम उस फ़ायदे का जो है वो ज़रिया बन सकें या सोर्स बन सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस एफर्ट को कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी